तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ शेक एकेडमी से होती है, जहाँ काफी अरसे बाद आखिरकार यूहा और उसके दोस्त वापस से एकेडमी आ चुके थे। एकेडमी में आने से पहले सारे के सारे टीचर और डिसाइपल एक जगह पर इकट्ठा होकर उन लोगों की जीत का जश्न मना रहे थे। साथ ही वो सब लोग मिलकर इन लोगों को यहाँ पर वेलकम भी करते हैं। यूहा भी यहाँ पर अपने टीचर फान को इतने वक्त के बाद देखकर बहुत ही खुश हो गया, जबकि इसी तरह से हंसते मुस्कुराते में बाकी के सारे मास्टर भी यहाँ इन लोगों को वेलकम करते हैं, जिनमें वही बूढ़ा आदमी भी मौजूद था। इस बूढ़े आदमी को देखकर तो यूहा और वर्नोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। यूहा कहता है कि ये तो वही बूढ़े ग्रैंडपा है जो कि अक्सर हमारे फ्रेशमैन डोमेंटे के सामने सोए होते थे, जिस पर वो ओल्ड मास्टर भी सामने की तरफ आते हुए यूहा से कहता है कि तुम लोग मुझे मिस्टर मुंह कहकर पुकार सकते हो, फिलहाल के लिए मैं शेक एकेडमी का सुप्रीम लीडर हूँ। वर्नोंग को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था। वो सवाल करते हुए कहता है, फिर आखिर आप हमारे फ्रेशमैन डोमेंटे के सामने क्यों पड़े रहते थे? जिस पर सुप्रीम लीडर जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें एक जज्बा था और वही जज्बा देखकर मुझे जीने की उम्मीद मिलती है। इसी वजह से मैं वहीं पर रहता था ताकि मैं टैलेंट्स के बीच रहकर उसकी पहचान कर सकूं। यूहा ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आपने अपना ऑरा को काफी अच्छे से छुपा कर रखा था, क्योंकि मैं उसे कभी सेंस ही नहीं कर पाया। मुझे लगता था कि आप शायद हमारे हॉस्टल के वार्डर है। ये सुनकर तो सब लोग हंसना शुरू हो गए। साथ ही साथ मिस्टर मू यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि इस बार तुम लोगों ने हमारे शेक एकेडमी को रिप्रेजेंट किया और सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन तुम लोग हमारे लिए जीत कर आए। ये काफी बड़ी फखर की बात है, इसलिए हमारे शेक एकेडमी की तरफ से भी मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा ऑनर वाला टाइटल देने वाला हूँ। आज के बाद तुम लोग रिजर्व टीममेट्स नहीं हो, बल्कि तुम लोगों को 7 शेक डेविल्स का टाइटल हमेशा हमेशा के लिए दे दिया जाता है। जब तक तुम लोगों में से एक भी जिंदा रहेगा, 7 शेक डेविल्स का टाइटल तुम्हारे पास ही रहने वाला है। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो गए। जाओ खुश होते हुए कहती है कि पूरी जिंदगी के लिए 7 शेक डेविल्स का टाइटल। यूहा के क्लासमेट्स भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, जबकि डाई हुआ बिन को तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। मिस्टर मू यहाँ इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोग हमारे शेक एकेडमी के हीरोज हो, जबकि वर्नोंग अपने मन में कहता है कि सिर्फ फर्स्ट जनरेशन ही वो जनरेशन थी जिनके पास 7 शेक डेविल्स का टाइटल पूरी जिंदगी रहा, और अब हम वो दूसरी जनरेशन होने वाली है जो कि इस टाइटल को हमेशा के लिए लेने वाली है। दोस्तों 7 शेक डेविल्स का टाइटल अक्सर बदल जाता था। रिजर्व टीम में आते थे और रिजर्व टीम में 7 शेक डेविल्स का टाइटल ले लिया करते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से जब तक यूहा और उसके दोस्तों में से कोई एक भी जिंदा है, तब तक ये टाइटल इन्हीं लोगों के पास रहेगा और इस टाइटल को दोबारा कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए ये ऑफिशियल 7 शेक डेविल्स का टाइटल मिलना यूहा और उसके दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर इन लोगों को मालूम नहीं, लेकिन टैंगिया भी वहीं पर मौजूद थी, जो कि अपने दोस्तों को ये टाइटल मिलता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और साथ ही साथ उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी भी झलक रही थी और वो धीरे से इस जगह को छोड़कर वहाँ से रवाना हो गई। जो सब बेबी को थोड़ा सा महसूस तो हो गया, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि उसे ये बेचैनी टैंगिया की वजह से हो रही है। दूसरी तरफ हम यूहा को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ आते हुए मिस्टर मू से कहता है कि वैसे डाई याओहेन, ज़्याओटा और मिस लिंग का क्या हुआ? जिस पर एल्डर मू जवाब देते हुए कहते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए भी हम लोगों ने सोच कर रखा हुआ है। डाई याओहेन यहाँ से वापस स्टार लुआ एम्पायर जा चुका ताकि वो अपने फादर का हाथ बटा सके। मिस लिंग दुनिया को डिस्कवर करने के लिए रवाना हो चुकी है, जबकि ज़्याओटा इस वक्त शेक एकेडमी में है और वो शेक एकेडमी को ही सही होकर संभालेगी। फिलहाल के लिए तो उसकी कंडीशन जरा ठीक नहीं। ये सारी बातें बताने के बाद सुप्रीम लीडर यहाँ यूहा, वर्नोंग और ज़्याओ से कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ आओ। ये कहते हुए एल्डर मू यहाँ इन तीनों को पहली दफा अपने साथ इनर एकेडमी यानी पोसाइडन पेविलियन ले आते हैं, जिसके बारे में एल्डर मू यहाँ इन लोगों को बता रहे थे कि ये तो तुम लोगों को मालूम होगा कि हमारी शेक एकेडमी की जान यही पोसाइडन पेविलियन है। यूहा तो इस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये खूबसूरत सी जगह एक बहुत बड़े दरख्त पर मौजूद थी। साथ ही साथ उस दरख्त के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी भी निकल रही थी, जिसे देखकर बिंग मिंग और टियानमिंग तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लाइट एनर्जी है क्या? यूहा जो अमृत में कहता है कि ये तो मैजिकल लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ है, जो कि किसी भी सोल को प्योरीफाई करने के लिए काम आएगी। और मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ इनर एकेडमी में ये एनर्जी इतनी ज्यादा डेंस होगी। जिस पर एल्डर मू जवाब देते हुए कहता है कि ये सब कुछ इस गोल्डन ट्री की वजह से। चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को कुछ और खास दिखाता हूँ। ये कहते साथ ही एल्डर मू इन तीनों को एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस गोल्डन ट्री के और जरा करीब ले आए थे, जहाँ पर एल्डर मू बताते हैं कि ये गोल्डन ट्री हमारी शेक एकेडमी की बुनियाद है और यहाँ की ये लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा काम की है, जिसके अंदर तुम लोग बैठकर खुद की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करोगे। ये कहते साथ ही एल्डर मू इन तीनों को अलग अलग एक रूम की तरफ भेज देते हैं, जहाँ पर बैठकर इन लोगों को अपने आगे के कल्टीवेशन रास्ते के बारे में जानना होगा। यूहा दरवाजा ओपन करके जैसे इस रूम के अंदर इंटर होता है तो चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था, पर यहाँ उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर
पड़ रहा है। यूहो को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये प्रेशर उसकी सोल को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देगा। सोल के शटर होने के बाद तो उसकी मौत भी हो सकती थी। दूसरी तरफ वर्नोम और ज़्याओ भी अलग अलग अपने रूम में आ चुके थे, लेकिन उन पर कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं पड़ रहा। इसे एल्डर मू यहाँ इन लोगों को बताते हैं कि ये गोल्डन ट्री के सीक्रेट रूम्स है, जहाँ गोल्डन ट्री की लाइफ एनर्जी तुम लोगों को तुम्हारे कल्टीवेशन के रास्ते को चूज करने में मदद करेगी। क्योंकि हर एक कल्टीवेटर के पास अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट और सीक्रेट टेक्निक्स होती है, इसलिए ये गोल्डन ट्री भी उन पर अलग ही इफेक्ट शो करती है, वही इफेक्ट जो उनकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैं तुम्हारी बॉडी को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा सीक्रेट्स है, लेकिन तुम इन सीक्रेट्स के बारे में यकीनन मुझे नहीं बताना चाहती, इसलिए अभी तक तुमने इनका जिक्र नहीं किया और मैं अभी के लिए इसके बारे में सवाल भी नहीं करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये सजेशन जरूर दूंगा, अगर तुम अपने सारे सीक्रेट्स को एक साथ कंबाइन करो तो हो सकता है कि तुम कई नए रास्ते पर पहुंच जाओ। यूहो तो ये बात सुनकर समझ गया था कि एल्डर मू को यूहो की रियल एबिलिटीज के बारे में अंदाजा हो चुका है, पर साथ ही साथ वो एल्डर मू का शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि एल्डर मू ने यूहो पर भरोसा करते हुए उसे एक मौका दिया, जबकि यूहो वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी शुरू कर चुका। असल में जो यहाँ पर इतने ज्यादा ड्रैगन बोन्स मौजूद थे, उन्हीं की वजह से वो सारे की सारी मेंटल प्रेशर यूहो पर पड़ रही थी और इस स्ट्रेस की मदद से यूहो अपनी कल्टीवेशन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। दूसरी तरफ वर्नोम और ज़्याओ भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। यहाँ पर कल्टीवेशन करते करते इन लोगों को कई दिन गुजर जाते हैं। अभी अचानक गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ यूहो के पास आकर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे शिलिंग कार्विंग नाइफ को पूरी तरीके से कर्ज से आजाद कर दिया, यानी कि वो प्यूरिफाई हो चुका है। इस कार्विंग नाइफ में मैंने अपनी कुछ और एबिलिटीज भी डाल दी है, जिसकी वजह से अब तुम लाइफ को रिस्टोर कर पाओगे। यहाँ उस शिलिंग कार्विंग नाइफ में इतनी ज्यादा लाइफ एनर्जी स्टोर हो चुकी थी कि वो जैसे ही फ्लक्चुएट करती है चारों तरफ यहाँ घास हो गई। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ यूहो को बताता है कि ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, मैं यहाँ शिलिंग कार्विंग नाइफ का इस्तेमाल करके तुम्हारे माथे पर तीसरी आंख ओपन करने वाला हूँ, तो जरा सब्र कर, क्योंकि इसमें तुम्हें तकलीफ ही हो सकती है। जो कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स उस कार्विंग नाइफ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ यूहो के माथे पर अचानक से कट लगा दिया, जिसकी वजह से यूहो के माथे पर एक तीसरी आंख ओपन हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ही जरा एनर्जी निकल रही थी। यूहो को थोड़ी सी पेन भी झेलने को मिलती है, जबकि यहाँ सोल सी के अंदर टियानमिंग तो ये सब देखकर बहुत ही जरा परेशान हो गया। वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो, जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यूहो को एक तीसरी मार्शल सोल देने वाला हूँ, जिसकी वजह से वो इस यूनिवर्स में और भी ज्यादा ताकतवर हो पाएगा। ये कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स की एनर्जी वहाँ पर एक बार फिर से फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई, जिसे देखकर तो टियानमिंग बहुत ही जरा हैरान हो रहा था। साथ ही साथ वो देखता है कि उसने जो यूहो की बॉडी में 10 सील लगाए हुए थे ताकि वो अपनी पावर्स को सप्रेस कर सके। यहाँ इस एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से वहाँ पर एक सील पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है, यानी कि यूहो ने टियानमिंग की 10% पावर अनलॉक कर ली। दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर टियानमिंग और बिस बिंगमिंग से कह रहा था कि फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम लोगों से तुम्हारी टेरिटरी के लिए फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो की थर्ड मार्शल सोल बनने वाला था और उसकी अलग ही एक टेरिटरी बनने वाली है। इस टेरिटरी के कंप्लीट होने के बाद अचानक ही हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया था और वो यहाँ पर टियानमिंग और बिस बिंगमिंग से कहता है कि आओ तुम भी मेरे साथ मेरी जगह को चेक कर लो। जो सुनकर तो टियानमिंग तीसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पीछे रवाना होती उसके सोल सी के अंदर एंटर हो गया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स जैसे अपनी टेरिटरी के अंदर आता है उसने अपनी ह्यूमन बॉडी अचीव करना शुरू कर दी, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर इस गोल्डन ट्री की लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस और हासिल कर ली है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स की ये पावर देखकर तो वहाँ पर मिस बिंगबिंग और टियानमिंग काफी जरा हैरान दिख रहे थे और ये जगह भी पहले से काफी जरा बड़ी थी। दूसरी तरफ बाहर यूहो जो के दर्द से चिल्ला रहा था, अचानक ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो से कहते हैं कि तुम भी आकर सोल सी में इस जगह को देख लो। जो सुनते साथ ही अचानक यूहो की सोल भी तेजी के साथ उसके सोल सी में पहुंच गई। यहाँ आने के बाद वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, जिस पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो को जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने गोल्डन ट्री की गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए पहले तो मैंने तुम्हारी शिलिंग के कर्विंग डैगर से उसके कर्ज को हटाते उसे पूरी तरीके से पेरिफाई कर दिया और उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने तुम्हारी थर्ड आई भी ओपन कर दी, जिसे देखकर तो यूहो थोड़ा सा हैरान था। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो को बताते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हें एक और रिवार्ड देने वाला हूँ, आज से ये नेक्रोमैंसर तुम्हारी थर्ड मार्शल सोल होगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जो सुनकर तो यूहो काफी जरा खुश होती उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ टियानमिंग भी ये देखकर बहुत ही जरा खुश हो गया, क्योंकि अब यूहो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यूहो की इस थर्ड आई में हेवन एंड अर्थ की पावर है, जबकि उसके पास थर्ड मार्शल सोल नेक्रोमैंसर की आ चुकी, जिसमें उसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो स्पिरिट और अनडेड को
काबू कर सके। और जिसने सोलो लेवलिंग एनिमे देखा है वो ये बात समझ पाएगा कि यूहाओ इस टेक्निक का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ यूहाओ के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब हम तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, क्योंकि अब हम तीनों तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं और तुम जैसे जैसे ताकतवर होते जाओगे वैसे हम तीनों की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ इन लोगों को सजेस्ट किया कि हमें इस गोल्डन ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल करते एक दूसरे के साथ मर्ज होना होगा, ताकि कल्टिवेशन करते हुए हम लोग एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बहन मिस्टर बेबी पर आ जाता है, जिससे मिस जियांग ने एक लेटर पकड़ा दिया था। इस लेटर को पढ़ते साथ ही अचानक मिस्टर बेबी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि ये टेंगिया का मिस्टर बेबी के लिए आखिरी लेटर था, जिसे पढ़कर मिस्टर बेबी तेजी के साथ शेक अकेडमी के दरवाजे की तरफ भागता है। टेंगिया ने ये लेटर मिस्टर बेबी के लिए लिखा था, जिसमें वो बोलती है कि तुम अब 7 शेक डेविल्स में से एक हो। मुझे तुम पर बहुत ही जरा प्राउड महसूस होता है, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि तुम सब लोगों को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर मुझे बुरा लग रहा है और मुझे लगता है कि मुझे भी खुद के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं अपना रास्ता ढूंढने जा रही हूँ। यकीनन किसी दिन मैं वापस लौट कर आऊंगी जहाँ हम लोगों की एक बार फिर से मुलाकात हो सके। तब तक तुम मेरा इंतजार करना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बीबी मेरे लिए अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए टेंगिया अलविदा करते हुए वहाँ से चली गई थी। मिस्टर बीबी उसके बारे में याद करते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता है कि टेंगिया बेशक कि उनके साथ इनर एकेडमी नहीं आ सकती थी, तो शायद टेंगिया के लिए यही बेहतर है, और वो टेंगिया को एक जगह पर बांध कर रखना नहीं चाहता। हाँ, वो बात अलग है कि मिस्टर बीबी से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही और उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून रॉयल एकेडमी में आ जाता है, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी जो कि इस एकेडमी का डीन है उसे देख पा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर जियाओमिंग और होंगचेन आ गए, जिनके साथ उनके बाकी के प्लेयर्स भी मौजूद थे। होंगचेन और जियाओमिंग तो यहाँ उस बूढ़े आदमी को अपने ग्रैंडफादर कहकर पुकार रहे थे। जियाओमिंग तो आते साथ ही अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ते उनसे चिपक कर कहती है कि ग्रैंडफादर, मैंने आपको बहुत मिस किया। जिस पर वो ओल्ड मास्टर भी यहाँ जियाओमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर स्टार लुवर सिटी का तुम्हारा सफर कैसा रहा, जिस पर जियाओमिंग जवाब देते हुए कहती है कि स्टार लुवर सिटी तो बहुत बेकार है, बिल्कुल उसके नाम की तरह, मुझे वो जगह पसंद नहीं आई। जबकि होंगचेन अभी भी इस बात को लेकर उदास था कि वो वहाँ पर अपने फाइट कंपटीशन को हार चुका, इसलिए वो शर्मिंदा होते हुए यहाँ अपने ग्रैंडफादर से माफी मांगने ही वाला था। पर तभी अचानक वो ओल्ड मैन होंगचेन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे इशारा करते हुए यही कहता है कि कोई बात नहीं। दूसरी तरफ टीचर माँ भी अपने डिसाइपल्स को लेकर उस ओल्ड मास्टर के सामने झुकते हुए कहते हैं कि डीन, हमें माफ कर दीजिए, हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी थी हमने उसे निभाने की पूरी कोशिश की। हमारे हर एक डिसाइपल ने आखिरी दम तक फाइट करी है, लेकिन फिर भी हमारी सन मून रॉयल एकेडमी सिर्फ सोल फाइटिंग कंपटीशन के 2nd पोजीशन को ही हासिल कर पाई। जो सुनकर तो डीन ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, और यहाँ टीचर माँ से वो जवाब देते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, पर अगर तुम खुद की इस नाकामी से शर्मिंदा हो तो तुम्हें अगला कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि हमें ये टेम्परेरी जीत हासिल नहीं करनी। वैसे भी शेक एकेडमी तो हमारी पुरानी दुश्मन है, उनकी ताकत के सामने अगर हम लोग पहले ही टिक पाते तो ये अच्छा होता। 1000 साल से वो हम लोगों को लगातार कुचलने की कोशिश करते आ रहे हैं। इस सोल फाइटिंग कंपटीशन में तो शेक एकेडमी पहले भी कभी नहीं हारी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं शेक एकेडमी को उसकी औकात दिखाड़ कर ही रहूंगा। जिस पर टीचर माँ यहाँ जवाब देते हुए कहते हैं कि डीन, वैसे एक और बात, हम बेशक उस सोल फाइटिंग कंपटीशन को तो हार चुके, लेकिन मैं वहाँ से एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आया हूँ। जो कहते साथ ही अचानक टीचर माँ अपने पास ही उसी ग्लास को बाहर निकाल चुका, जिस ग्लास के अंदर 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का एक एम्ब्रियो है। इसे देखकर तो डीन भी काफी जरा खुश हो गया, और वो खुश होते हुए कहता है कि स्टार लुवर एम्पायर नहीं जानता कि उसके हाथ से क्या निकल चुका है, क्योंकि शायद डीन ने पहले ही नजर में उस सोल बीस्ट को पहचान लिया और वो समझ गया था कि ये सोल बीस्ट कितना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ पोसाइडन पिविलियन आ गया, जहाँ पर हम सबसे पहले जियाओ जियाओ को देखते हैं, जिसने पूरे 34 डेज तक लगातार कल्टीवेशन करी और आखिरकार वो अपने सर्कुलेशन से बाहर निकल आ चुकी थी। जहाँ पर एल्डर मू जियाओ जियाओ को देखकर कहता है कि वेलकम, तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए पूरे 34 दिन गुजर गए, क्या तुम्हें तुम्हारे कल्टीवेशन का रास्ता मिल गया? जिस पर जियाओ जियाओ खुश होते हुए जवाब देकर बोलती है कि हाँ, मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे अपने कल्टीवेशन के किस रास्ते पर चला होगा, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने डांसिंग फ्लूट का इस्तेमाल करते हुए असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगी। यानी कि जियाओ जियाओ अपने आगे की कल्टीवेशन से एक सपोर्ट ब्रांच के वॉरियर की तरह करना चाहती थी। जियाओ जियाओ कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा अटैक और डिफेंस दोनों ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इन दोनों को कंबाइन करते हुए सपोर्ट जरा अच्छे से प्रोवाइड कर सकती हूँ। और चूँकि वैसे भी हमारे 7 शेक डेविल्स में दूसरा कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं जो कि सपोर्ट
सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है। जो सुनकर तो एल्डर मू ने भी यहाँ पर जाओ जाओ की तारीफ करते उसे वेल डन कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और वर्नोंग भी वहाँ पर अब बाहर आ चुके थे, जहाँ एल्डर मू ने देखकर कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम दोनों ने किस कल्टीवेशन रास्ते को चूज करने का फैसला किया। जिस पर यूहा और वर्नोंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए बिल्कुल एक साथ बोलते हुए जवाब देकर कहते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम लोग टैंक्समैन सेट के कल्टीवेशन रास्तों को फॉलो करेंगे। जिस पर सबसे पहले वर्नोंग बताता है कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे पास हाउटियान हैमर और बटरफ्लाई विंग्स है, इनका इस्तेमाल करते हुए बेशक मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी सोल पावर को बढ़ाने के लिए और ज्यादा स्टडी करनी होगी, जिसके लिए मेरे पास टैंक्समैन सेट के स्किल्स काफी ज्यादा काम आएंगे। दूसरी तरफ यूहा भी जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरे पास स्पिरिट आइज, आइस एक्सट्रीम और उसके अलावा सोल गाइडेंस वेपन्स है। अगर मैं इन तीनों एबिलिटीज को कंबाइन करते हुए टैंक्समैन सेट्स के कल्टीवेशन स्किल का इस्तेमाल करूँ तो मुझे यकीन है कि मैं आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा ताकतवर हो पाऊंगा। यानी कि वर्नोंग और यूहा ने डिसाइड कर लिया था कि वो टैंक्समैन सेट के जो खोए हुए स्किल्स है उन्हें वापस से रिट्रीव करेंगे। एल्डर मू यहाँ इन तीनों की बातें सुनकर कहते हैं कि चूंकि तुम लोगों को अपने अपने कल्टीवेशन के रास्ते मिल चुके हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही वो इन लोगों को कुछ रिवार्ड्स भी देना चाहते थे, जिसके लिए एल्डर मू ने इन तीनों को अपने पास बुला लिया और वो यहाँ अपने पास से 3 सोल बोन्स बाहर निकाल चुके, जिनमें से सबसे पहला तो एक लेफ्ट आर्म का एक्सट्रीम आइस सोल बोन था, जो कि एल्डर मू ने यहाँ यूहा को दे दिया, क्योंकि ये सोल बोन यूहा के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर मू ने अपने पास से एक दूसरा सोल बोन जो कि एक 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट का है, वो यहाँ ज़्याओ के हवाले कर दिया, क्योंकि इस सोल बोन में प्लांट टाइप एबिलिटीज थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ अपने डांसिंग फ्लूट को और ज्यादा ताकतवर कर पाएगी। जबकि आखिरी सोल बोन जिसका नाम डीमन ब्रेकिंग ग्लेज लाइट सोल बोन था, वो यहाँ पर एल्डर मू वर्नोंग के हवाले कर देते हैं, क्योंकि ये सोल बोन ब्राइट एनर्जी से भरपूर है, जो कि वर्नोंग के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच है। एल्डर मू यहाँ इन तीनों को बताता है कि मैंने तुम लोगों को ये रिवार्ड्स इसलिए दिए क्योंकि तुम तीनों काफी ज्यादा खास हो। तुम तीनों ने जूनियर होकर भी उस कंपटीशन में हमारे शेख एकेडमी की इज्जत की, अच्छे से हिफाजत करी। अपनी जान को दाव पर लगाते हुए तुमने हमारे शेख एकेडमी को ये इज्जत बख्शी, जिसकी वजह से हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम तुम लोगों को कोई न कोई इनाम दे। साथ ही साथ एल्डर मू यहाँ पर इन तीनों से कहते हैं कि क्यों ना तुम इन तीनों सोल बोन्स को यहीं पर बैठकर एब्सॉर्ब कर लो, क्योंकि ये जगह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो सुनकर वो तीनों से एक साथ ही एल्डर मू के शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये तीनों एक साथ एल्डर मू के पास बैठते हुए इन तीनों सोल बोन्स को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर रहे थे। पर दूसरी तरफ यहाँ शेख एकेडमी के बाहर कुछ काले अंधेरे बादल तेजी के साथ इसी तरफ आ रहे थे, जिसे देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। और मुझे लगता है कि ये काले अंधेरे बादल जरूर बॉडी सेट के उन्हीं वॉरियर्स के होंगे जो कि यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उन काले अंधेरे बादलों में से तेजी के साथ यहाँ पर एक ऊंची आवाज आती है जो कि कह रहा था कि एल्डर मू बुरे आदमी, आखिर तुम कहाँ पर हो? अगर हिम्मत है तो फौरन मेरे सामने आओ, क्योंकि तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। एल्डर मू वो बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं होती। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म।